साहेब अय्याश, लौंडियाबाज, लड़कीबाज, ये तमाम जुमले जिसके लिए हैं वो उसको बोले नहीं जा सकते। लेकिन कांग्रेस की सुप्रिया श्रीने जी कह रही हैं कि अय्याश जैसे शब्द भी छोटे हैं। तो ये कौन सा मामला है जिसमें साहेब अय्याश साबित हो रहे हैं? मैं यहां पर आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा। जो कपिल मिश्रा कल तक आम आदमी पार्टी में थे, अचानक से वो बीजेपी में आए, उनको बड़ा ओहदा मिला और वो दिल्ली के कानून मंत्री बन गए। ऐसे कैसे? कौन सी सीढ़ी, किसकी सीढ़ी उनके हाथ लगी, ये सवाल है। सदन का एक वीडियो वायरल हो गया है जो 8 मिनट का है। 27 मिनट, 28 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट वाले वायरल वीडियोस आप रोज देखते हैं। वैसा ही कुछ ये भी है जिसमें बात साहेब की है। वीडियो माननीय कपिल मिश्रा साहब की है। ऑलरेडी ये वायरल है वीडियो, लेकिन इसमें मोदी के बारे में खुलासा कर रहे हैं। आज जो खुद मोदी के पार्टी के हैं उन्हीं की वीडियो वायरल है, कपिल मिश्रा की। सदन का वीडियो है, एडिटेड नहीं है, जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि मोदी की कोई वीडियो है किसी लड़की के साथ, वो लोगों के पास पहुंच गई है। ये पहले की वीडियो है ना। और मोदी जी किसी लड़की की जासूसी करवा रहे हैं, पुलिस को लड़की के पीछे छोड़ रहे हैं और होटल में लड़की के साथ हैं, बाजू वाले कमरे में हैं। ऐसी गंदी और गलीज तरीके की बातें मोदी जी के बारे में खुलासा, साहेब के बारे में खुलासा यही कपिल मिश्रा कर चुके हैं, जो आज उसी पार्टी में है और दिन रात मोदी मोदी करते हैं। तो ये सीढ़ी की वजह से क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कपिल मिश्रा को एक ओहदा दिया इनाम के तौर पर? कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यह वीडियो जनता पूरी देखती नहीं है, न देखा है जनता ने पूरा, इस वजह से जनता को पता नहीं है। लेकिन अब पिछले 48 घंटे से यह वीडियो एक्स पर रीट्वीट हो रहा है, वायरल हो रहा है, और ये वीडियो देखने के बाद सबके दिमाग में घूम रहा है, क्या साहेब अय्याश है? और है तो इतना बड़ा। लेकर जाएंगे घर के, उस महिला का फोन बंद करा के सरकारी गाड़ी में बैठा के पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी के घर लेके जाया जाता है। और उसके बाद शी वॉज टेकन टू द फर्स्ट फ्लोर एंड गिवन अ रूम अक्रॉस द चीफ मिनिस्टर्स बेडरूम। उसको फर्स्ट फ्लोर में ले जाते हैं और मोदी जी के बेडरूम के बगल वाले कमरे में कहते हैं तुम्हें यहीं रहना होगा। अगले दिन वो महिला लिखती है कि होली का त्योहार था। अगले दिन बहुत सारे लोग मोदी जी से मिलने आए, लेकिन मोदी जी केवल थोड़ी देर के लिए नीचे गए मिलने के लिए, उसके बाद वापस कमरे में आ गए। उन मिलने वालों में आनंदीबेन पटेल भी गई थी। श्री मोदी अटेंडेड टू देम ब्रीफली एंड रिटर्न टू हिज क्वार्टर्स। बहुत थोड़ी देर के लिए लोगों से मिले, उसके बाद अपने कमरे में वापस आ गए। ये महिला इस बीच में बीमार भी होती है। शी डेवलप्ड अ फीवर एंड रिक्वेस्टेड अ फिजिशियन। वो कहते हैं मेरी तबीयत खराब है, किसी डॉक्टर को बुला दो। तो मोदी जी क्या कहते हैं उससे? मोदी जी उससे कहते हैं कि कॉलिंग अ फिजिशियन इज इम्पॉसिबल। डॉक्टर को तो हम बुला ही नहीं सकते, किसी को पता लग जाएगा कि तुम यहां पे आई हुई हो। और उसके बाद मोदी जी उसको अपने जीवन की घटनाएं सुनाने लग जाते हैं और अगली बार उसको कार से भेजा जाता है। इसके बाद इसी एफिडेविट में लिखा है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा किया गया है, कि वो महिला भावनगर जाती है जिस वक्त मोदी जी साउथ अफ्रीका के टूर में गए हैं, और वहां से भी मोदी जी को चैन नहीं पड़ता, वहां से भी उसको फोन और एसएमएस करने का सिलसिला जारी रखते हैं। पेटिशनर फाउंड that she was constantly in touch with Sri Modi, who was abroad and probably in South Africa at the time. She also conveyed to the petitioner that Sri Modi asked her about the petitioner's office routine and habits and whether the petitioner knew about the relationship they shared. In one conversation, Miss showed the petitioner a text message that the chief minister has sent her from abroad. और खास तौर पे इस महिला से बात करने के लिए अलग मोबाइल नंबर
मोदी जी ने रखा हुआ था, वो मोबाइल नंबर भी इस एफिडेविट के अंदर दिया गया है। इसके बाद इससे भी ज्यादा खतरनाक बात होती है, इस पेटिशनर प्रदीप शर्मा जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, इनके पास एक लेटर आता है कि एक सीडी है इस महिला की किसी व्यक्ति के साथ सेक्स करते हुए, और वो सीडी जो है वो सरकार के पास है, इसीलिए प्रदीप शर्मा इस महिला से मिलना बंद कर दें। और इस लेटर के आने के बाद प्रदीप शर्मा के साथ कई तरह के टॉर्चर होने लगते हैं, और प्रदीप शर्मा ये कहते हैं लास्ट में, इट नाउ अपीयर्स टू द पेटिशनर that Shri Modi started believing that the videos involving Miss perhaps included Shri Modi himself। यानी कि मोदी जी को यह लगा कि मोदी और उस महिला के बारे में जो वीडियो सीडी है वो खुद इस पेटिशनर के पास आ गई, और इसीलिए इस पेटिशनर के साथ कई तरह के केस और कई तरह के मामले दर्ज करके इनका पूरा कैरियर बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। और अध्यक्ष महोदय, ये सीडी और ऑडियो रिकॉर्डिंग इसके बहुत शौक हैं। विजेंद्र गुप्ता जी को आज उनके सारे शौक पूरे कर देते हैं विधानसभा के अंदर। अभी भी गए कि मैं जाके बाहर दिखाऊंगा लोगों को एक ऑडियो सीडी, एक सीडी मैं इस विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं। और ये सीडी अमित शाह की है, अमित शाह की पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत की है, और ये सीडी वो घिनौना सच हिंदुस्तान के सामने लेके आती है कि कैसे एक मुख्यमंत्री एक लड़की, अपने से आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ता है, और पीछे कैसे पड़ता है, पूरी की पूरी पुलिस उसके पीछे लगाता है। केवल पुलिस नहीं, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी और यहां तक कि एटीएस के अधिकारियों तक को भी एक लड़की के पीछे लगा देता है, उसकी एक एक पल की खबर रखने के लिए। पुलिस अधिकारियों के बीच में खुद पुलिस अधिकारी सिंघल, 267 फोन कॉल का रिकॉर्ड है, 267 कॉलों का रिकॉर्ड दिया गया है, सीबीआई के पास भी दिया गया था। और इसमें सिंघल ने खुद बोला है, अगस्त से लेकर सितंबर 2009 के बीच में उस लड़की के प्राइवेट मूवमेंट और प्राइवेट कन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए, पीछा करने के लिए अमित शाह किस तरीके से पुलिस वालों को निर्देश दे रहे हैं। मैं चाहता हूं सदन के अंदर उस सीडी को चलाया जाए। जी सर, क्या છે અમારા કંપનીમાંથી જે લોકેશન લીધું એમાં પણ 14 ને 2900 લોકેશન પર ત્યાં જવા છે, 2 ને 2900 પણ જી પેલા છોકરા જોડે ધ્યાન નથી બાત ના સર ભાઈ જો સાહેબ ને ખબર પડી ગઈ આપણો સર આપણો માણસો બિલકુલ ક્યાં છે સર, મને લોકેશન પણ કંપનીમાંથી બી લેતો રહું છું એટલે પરફેક્ટ લોકેશનમાં કેવું થાય છે જી બાજુ જાય એટલે એનું એ જ રહે સર ટાવર એકલું એક જ બતાવી રહ્યું છે, આનું જે સેલ આઈડી આવે છે, બીજું સેલ આઈડી આવતી હોય તો ખબર પડી જાય છે બીજી સેલ આઈડી પર પકડે છે। जी सर, इसमें अमित शाह जी सिंघल नाम के अधिकारी को कह रहे हैं कि वो जहां गुजराती में ये बात है रही और उनको ये बोल रहे हैं कि उस जगह के मोबाइल टावर की सारी रिकॉर्डिंग ले लो, जिस होटल में वो रुकी है सारी रिकॉर्डिंग ले लो, और जो लड़का उस लड़की से मिलने के लिए आने वाला है उसके सारे डिटेल चाहिए। आगे सुनिए। लगभग जवाना की कुछ नहीं सर। हाँ जी जी सर, એટલે સાંજે કહું મંચે જોઈ લેજો। હા જી સર, હું જાણકારી આપું છું। ગોયર વાળું जी सर, પેલા ભાઈ ભાવનગર પહોંચી ગયા? हाँ पहुंची गया सर, लोकेशन मिले तो रात में पहुंची गया सर। હવે જો આ છોકરી મુંબઈ જવાની હોય ને તો પેલો મુંબઈ ના જાય। હા રાઈટ 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 રાઈટ, હું સમજે તો હા સમજી ગયો जी, જરા જોડાવ તો जी जी जी, અને સાંજના વિમાન જરા જોડાઈ લો जी जी जी। वो लड़की शाम की फ्लाइट से मुंबई जाने वाली है, और मोदी जी अधिकारी को कह रहे हैं कि गो एयर की फ्लाइट है, किसी हालत में भी मुंबई नहीं पहुंचनी चाहिए। अमित शाह बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि साहब को सब पता है, साहब को सब पता है, साहब पता करना चाहते हैं इस लड़की के बारे में, साहब को सब पता है, और किसी भी हालत में ये मुंबई नहीं पहुंचनी चाहिए लड़की। खबर पड़े क्या सर? ना सर, मैं પેલા કહ્યું છે, મને જોઈને આપે છે સર, કે છે સાહેબના ફોન પર ફોન કરે નહીં, મને જાણ કરે છે સર, 10-15 મિનિટ લાગશે। હા, એરપોર્ટ પર શું થયું છે પછી આગળ? સર પેલો છોકરો મૂકીને નીકળી ગયો છે, આપણો માણસો જો ત્યાં જ છે, હજુ ફ્લાઇટ ઉપડવામાં 10 મિનિટની વાર છે જી સર। હવે મેં જોઈ લીધી છે, હોટલ પણ જોઈ લીધી છે, માણસો પણ બરાબર ગોઠવેલા છે, તમામ વ્યવસ્થા થઈ ગયેલી સર। ત્યાં મતલબ મેઇન ગેટની સામે જ આપણો એક માણસ ગોઠવાઈ ગયો છે, એટલે ત્યાંથી નીકળશે ત્યાંથી ફોલો ચાલુ થઈ જશે એનો। બહાર મેઇન રોડ પર બી એક માણસ છે, આગળ પણ એક માણસ છે આપણો એક। 10 સેકન્ડ તો જોડાવ ખાતરી કરેલો રહશે જી જી ખાતરી કરે સર। પેલું ઇન્ટરસેપ્શનમાં એવું આવ્યું છે કે એક દિવસ એક્સટેન્ડ કરાયો છે એને, બસ એવું।
એ તો બરોબર છે અત્યારે અમે સદે ખાતરી કરેલું સર જી જી હા ચાલો પછી મને ફોન જી જી પહેલે જોડે જી 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 સર પહેલે જોડે તો મહેમાન અંદર કેવડો જી જી સર હાજી હાજી સાહેબને અત્યારે વાત કરી લોકો સાથે ફક્ત બહાર જોઈએ 2000 આપણા માણસો બરોબર ઇન્વેસ્ટ થઈ ગયા હાજી સર અત્યારે ત્યાં છે પણ શોપિંગ તો આવ્યા જી અને પેલા છોકરાને જેના જોવા નથી अध्यक्ष महोदय, इसमें अमित शाह कह रहे हैं कि मोदी जी मेरे साथ ही बैठे हैं, साहब मेरे साथ ही बैठे हैं। साहब कह रहे हैं कि अंदर दो हैं, एक लड़की और एक लड़का है, उनके सारे नजर रखो। वो पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि मैंने पूरी टीम लगाई है, जैसे ही वो होटल से बाहर निकलेंगे हम उनका पीछा करेंगे। एक एक रिकॉर्ड हमारे पास है, उनके फोन रिकॉर्ड हो रहे हैं। और ये अमित शाह बोल रहे हैं उस वक्त वहां गृह मंत्री, यानी गृह मंत्री एक लड़की का पीछा कर रहा है, पूरी की पूरी पुलिस की फोर्स लगी हुई है। मुख्यमंत्री उस लड़की में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुख्यमंत्री उसको अपने घर बुला रहे हैं। घर पीछे वाले दरवाजे से आनी चाहिए, फोन स्विच ऑफ रहना चाहिए, डॉक्टर भी ना आ जाए गलती से उस लड़की के साथ कुछ हो जाए। साउथ अफ्रीका में जाके हजरात, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। दिमाग की नसें आपकी खुली होंगी ना। बीवी को छोड़ दिया, क्यों छोड़ा भाई? देश के लिए। तो ये कौन थी भाई? ये वीडियो एडिटेड तो नहीं है। कपिल मिश्रा जी ने पूरे एफिडेविट के साथ, आंकड़ों के साथ ये सदन में सबमिट किया है। मोदी जी की ऑडियो भी सुनाई है, जो अधिकारी से बात कर रहे हैं, लड़की की जासूसी करवा रहे हैं। ये किसके हाथ में देश है भाई? कैसी मानसिकता है उस आदमी की? हजार तरह के सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, लेकिन यही आदमी हर जगह फर्जी साबित हो रहा है। लेकिन यही आदमी आज देश चला रहा है। दूसरी तरफ इस आदमी का कंट्रोल कहां कहां तक है, सोच नहीं सकते। एक वीडियो है संसद का, जब वंदे मातरम पर बहस हो रही है और जब साहेब को ही कहा जाता है कि भैया आपको वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। भाई समझाया होगा टीम ने कि आप पढ़ेंगे तो रौला होगा। अब साहेब को वंदे मातरम याद हो तो पढ़े ना। अब वंदे मातरम साहेब देख के पढ़ते हैं। और संसद का जो कैमरामैन है, जो डिपार्टमेंट है, कैमरा डिपार्टमेंट, वो कितना कंट्रोल किया हुआ है मोदी ने। सोचिए कि जब मोदी जी नीचे देख के पढ़ते हैं तो कैमरा फौरन हटा दिया जाता है उनके पास से, और जब मोदी जी सामने देख के पढ़ने लगते हैं तो कैमरा उनकी तरफ कर दिया जाता है। फिर जब मोदी जी नीचे देखते हैं, टीपते हैं, तो कैमरा फिर हटा दिया जाता है, और जब टीप के फिर पढ़ते हैं तो कैमरा उनके मुंह पर कर दिया जाता है। यह पूरे हिंदुस्तानियों के साथ, भारतीयों के साथ फ्रॉड हो रहा है। एक साथ पूरे हिंदुस्तानियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जिसे कहते हैं साहेब प्रधानमंत्री मोदी, जो इस देशवासियों को बेवकूफ बना रहे हैं। तम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम, अमलाम अतुलाम, सुजलाम सुफलाम, मातरम वंदे मातरम। आपने देखा एक ही वीडियो के अंदर अगले इंसान का फर्जीपना। अगले आदमी के बारे में आप जहां जहां जांच करेंगे, देखेंगे, सब फर्जी निकलेगा। हर चीज फर्जी निकल रही है। यह रिपोर्ट आप देखिए, कहा गया था कि 500 के और जो नए नोट बनाए गए हैं 2000, वो फर्जी नहीं हो सकते, उनकी कॉपी नहीं की जा सकती। धीरे धीरे 2000 के नोट मार्केट से दोस्तों गायब हो गए। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा है कि 500 रुपये के नोट नकली 37% बढ़ गए हैं। और फर्जी आदमी ने क्या कहा था कि इसको कॉपी करना, हमारे नए नोट को बनाना, वो बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। लेकिन मार्केट में 37% 500 के नोट आज इसी मोदी सरकार में नकली घूम रहे हैं। यह अखबारों में छप चुका है। लेकिन झूठे ने आपसे क्या कहा था? झूठे ने तो आपसे यह भी कहा था कि
15-15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। आ गए? ओ मजा लीजिए। संसद में तमाम मुद्दों पर चुपके से नीचे से जवाब दिया जा रहा है, सुमड़ी में, और सामने वंदे मातरम पर बहस हो रही है, मजाक बनाया जा रहा है और पूरे भारत को बर्बाद कर दिया गया है इस मोदी सरकार के द्वारा। प्रदूषण कितना है वो आपको पता है, लेकिन सरकार ने संसद में कहा है कि 2025 में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब AQI गंभीर से अधिक स्तर पर पहुंचा हो। ऐसा कोई डेटा ही नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि वायु प्रदूषण की वजह से किसी की मौत हुई है। लीजिए, मतलब मोदी सरकार कह रही है अब AQI आपका क्या है, आप मैप में हिंदुस्तान को लाल लाल देखेंगे। पूरी दुनिया में ये चर्चा है कि भारत की राजधानी दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, लेकिन क्योंकि वहाँ भाजपा बैठी है इसलिए सारी रिपोर्ट्स को झूठों की तरह खारिज कर रही है और नंगे होकर संसद में झूठ बोल रहे हैं। संसद जैसे मंदिर में भाजपा हर सेकंड झूठ बोल रही है, लेकिन ये तो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो भाजपा सरकार चुनकर दिल्ली में लेके आए। भाई यही नहीं, अब AQI यानी जो प्रदूषण नापने का फार्मूला होता है वो पूरी दुनिया में एक है और दुनिया ऐसे ही नापती है। अब मोदी ने फार्मूला ही बदल दिया है। लो जी लो, कर लो बात। भाई साहब, इंडिया ने अपना ही फार्मूला बना लिया है। नहीं समझ रहे? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने शेयर किया है। अब AQI बहुत हाई आ रहा था, पूरी दुनिया भारत को कह रही थी कि भाई इतना ज्यादा AQI है, तो मोदी जी ने कह दिया नहीं, हमारा AQI अलग होगा, हम अपना AQI अलग से नापेंगे, हमारा फॉर्मूला अलग होगा। भाई ऐसा कौन हुतिया बनाता है अपने ही देशवासियों को? फॉर एग्जाम्पल, पूरी दुनिया में जो गाड़ियां चलती हैं उसका स्पीड मीटर एक जैसा होता है। अगर 200 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी चल रही होगी तो वो 200 पर सुई रहेगी। अब हमारी भी मान लीजिए 200 पर चल रही है गाड़ी, तो दुनिया देख रही है हाँ 200 पे, भाई हिंदुस्तान की गाड़ी, भारतीय गाड़ी है 200 पे चल रही है। मोदी जी ने कहा नहीं, ये 200 पे कहां चल रही है, हमारे यहां 200 को 50 माना जाएगा, हमारे यहां 200 को। ये खेल खेल रही है मोदी सरकार। और तो और पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार के, करप्शन के लाइन में 96 स्थान पे, 96 स्थान पर आ चुका है भारत। मतलब करप्शन बढ़ता जा रहा है भारत में। इसके लिए भी मोदी सरकार आ जाएगी कोई नया फार्मूला के लिए। नहीं, जब तक हम पहले नंबर पर नहीं आएंगे हम अपने आप को 10वें नंबर पर भी नहीं मानेंगे। हमारे यहाँ तो करप्शन नहीं है। ऐसा ही कोई फार्मूला गू चाट के कोई भाजपा का नेता ले आएगा। हजरात, जो भी मोदी सरकार का विरोध करेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे वो राम जी का भक्त हो, चाहे वो कट्टर हिंदू हो, कट्टर सनातनी हो, अधिकारी हो, मिटा दिया जाएगा। दोस्तों, पूर्व IPS ये मोदी सरकार की आलोचना कर रहे थे। अचानक से योगी सरकार ने 20 साल पुराने केस में अमिताभ ठाकुर को फंसा दिया और जेल में भेज दिया। अमिताभ ठाकुर ने जाते जाते, या यूं कहूं मरते मरते, ये बात कह दी कि मुझे सरकार से खतरा है, मेरी जान को खतरा है, मुझे मारा जा सकता है। मुझे अपनी जान का खतरा है और देखिए ये लोग किस तरह मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। मेरे साथ भी हो सकता है, मैं चाहता हूँ कि मेरी जान की रक्षा की। देखिए किस तरह मेरे साथ कर रहा है, देखिए किस तरह अब आदमी व्यवहार कर रहे हैं। देख लीजिए आप लोग, मुझे अपनी बात तक कहने देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए। ये अधिकारी हैं, पूर्व अधिकारी, जिन्होंने देश की इतनी सेवा की। आज सिर्फ वो योगी सरकार की आलोचना कर रहे थे तो 20 साल पुराने मामले में उनकी जिंदगी जहन्नम कर दी गई। यह है रामराज। तानाशाही चरम सीमा पर है हजरात। तानाशाही नस नस में, हरकतों में नजर आ रही है। योगी सरकार की, योगी जी की इस वीडियो को देखिए जिसमें वो जनता को, महिलाओं को बुलाकर उनकी पता नहीं कौन सी रिपोर्ट्स देख रहे हैं। पहले तो पूछा जाए, जिस आदमी को पढ़ना नहीं आता, जिस आदमी को लिखना नहीं आता,
वो इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स में पढ़ क्या रहा है। और ध्यान आप दीजिए, ये जो औरतें बैठी हुई हैं, भारतीय गरीब महिलाएं बैठी हुई हैं, इनके पीछे महिला गार्ड्स खड़ी हैं कोट पैंट पहन के। आप उनके हाथ को देखिए, जैसे ही कोई महिला जरा सा आगे बढ़ती है, कंधा पकड़कर पीछे से दुपट्टा पकड़कर खींच लिया जाता है उन्हें, और उनको सीधा बैठने को कहा जाता है, जैसे बादशाह सलामत के आगे कोई गुस्ताखी ना हो जाए। ये जो पीछे महिलाएं गार्ड खड़ी हैं, आप उन पर ध्यान दीजिए कि जब राजा साहब, आप देख रहे हैं ये बाबा है कि राजा है, राजा साहब के 1 इंच आगे कोई आगे बढ़ता है तो पीछे से महिला गार्ड्स उन्हें घसीट ले रही हैं। और बाबा के चेहरे पे आप देखिए घमंड, गुस्सा, गुरूर नजर आ रहा है, अलग लेवल का। अब ये खौफ है कि महिलाएं 1 इंच आगे नहीं हो सकती, या फिर तानाशाही है। हद हो गई है। किस तरह से इसी भाजपा के नेताओं ने भारत को बर्बाद किया है। न्यूज़ 24 खुद पोस्ट किया है एक खबर को। भाजपा की असलियत यह है, नकली दवा के मामले में दोषी पाए गए हैं बीजेपी के मंत्री जीवेश मिश्रा जी। लेकिन आप ये बेगैरती उस समुदाय की देखिए जो इनको सपोर्ट करता है। जब इनके पाप प्रभु श्री राम की कृपा से सामने आते हैं तो वो समाज पूरी तरह से चुप हो जाता है। यूपी में एक आदमी रोज भगवा पहनकर झूठ बोलता है, पूरी बेशर्मी और बेगैरती से नफरत फैलाता है। उसी के देश, उसी के प्रदेश, उसी के इलाके में, उत्तर प्रदेश में वाराणसी में नकली कफ, जहरीला कफ सिर्फ भारी मात्रा में हमारा प्रशासन पकड़ता है दोस्तों। लेकिन प्रशासन कफ सिरप के उस सरगना को नहीं पकड़ पाता है। क्यों नहीं पकड़ पाता है? वो योगी का दोस्त है, मोदी जी का दोस्त है, अमित शाह जी का, किसका दोस्त है? उसके स्टॉक पकड़े जा रहे हैं। लेकिन कमाल ये है कि सरगना नहीं पकड़ा जा रहा है। सनातनी होगा, हिंदू नामी होगा, इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा है, या किसी बाबा के करीबी होगा। भारत में 1000 मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, लेकिन झूठी सरकार, डरी हुई सरकार वंदे मातरम पर बहस कर रही है। बीजेपी ने किस तरह से गोदी मीडिया को कंट्रोल करके घोड़ी बना दिया है, यह सबूत है। हजरात, राजस्थान का वीडियो, हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री लगाने का विरोध जारी है। 2 दिन से इंटरनेट बंद कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी 16 गाड़ियों में आगजनी, तोड़फोड़ कर चुके हैं, सरकार सुन नहीं रही है। दरअसल ड्यून एथेनॉल प्रणाली कंपनी 45 एकड़ जमीन पर 40 मेगावाट का प्लांट लगा रही है। अब स्थानीय लोगों का सीधा कहना है कि इससे प्रदूषण बढ़ेगा। सितंबर 2024 से लगातार आंदोलन जारी है, जो अब हिंसक हो गया है। शांतिप्रिय तरीके से जब प्रदर्शन चल रहा था, मोदी सरकार ने नहीं सुना। अब हिंसक हो गया है तो इन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। याद है ना, लद्दाख में 5 साल से लगातार प्रदर्शन चल रहे थे शांतिप्रिय तरीके से, सरकार सुन नहीं रही थी। अंजना ओम मोदड़ी और ऐसे घोड़ी मीडिया बहुत सारे भाई सोनम वांगचुक के बारे में खबर नहीं दिखा रहे थे। लेकिन जैसे ही हिंसक प्रदर्शन हुआ, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर दिया गया और गायब कर दिया गया, और उस एक्ट के अंतर्गत जेल में ठूसा गया, जो एक्ट आतंकवादियों के लिए बनाया गया था, जो इस देश के लिए, अपनी सेना के लिए सैकड़ों काम कर चुका है, इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड जीत चुका है। उसको आतंकवादी एक्ट के जरिए ऐसे गिरफ्तार करके इस तरह से जेल में डाला गया जैसे वो आतंकवादी है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो भाजपा से अपना हक मांग रहा था। ये है रामराज। कहा जाता है कि दिल्ली में महिलाएं बिल्कुल सेफ नहीं हैं। हमारी माँ बहन दिल्ली में सेफ नहीं है। दिल्ली की लड़कियां खुद बताती हैं कि उनको दिल्ली में डर कितना लगता है। लेकिन अब महिलाएं अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ले लें, क्योंकि जो महिला आयोग है दिल्ली में, वो पिछले साल से बंद है। यानी अगर सीधी बात बताऊं तो भाई महिला आयोग खुला ही नहीं है। दिल्ली में द वायर की रिपोर्ट के अनुसार
महिलाओं की सुरक्षा संबंधित चिंताओं के बीच दिल्ली महिला आयोग 1.5 साल से बंद पड़ा है। आयोग की आखिरी नियुक्ति अध्यक्ष स्वाति मालीवाल थी, जिन्होंने जनवरी 2024 को राज्यसभा जाने के लिए पद छोड़ दिया है। और स्वाति मालीवाल वो महिला हैं जो अब बड़े पद पर जा चुकी हैं और संसद में भी जाती हैं तो वो रील बनाकर पोस्ट करवाती हैं, लग्जरी लाइफ जी रही हैं। जनता के लिए कौन जीता है, सब अपनी मौज के लिए जीते हैं। तो दिल्ली की लड़कियां इस बात पर ध्यान दें कि अपनी रक्षा खुद करनी है आपने। महिला आयोग सो रहा है 1.5 साल से। अब जब बात महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की हो रही है तो सिर्फ राजधानी दिल्ली क्यों, माँ बहन तो हमारी उत्तर प्रदेश, अपने इस पूरे उत्तर प्रदेश में रहती हैं, पूरे हिंदुस्तान में रहती हैं। तो इस राम राज की एक काली सच्चाई दिखाऊं आपको। एक वकील, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से एक वकील की नाबालिग बेटी गायब हो गई और कुछ देर बाद इंस्टाग्राम अकाउंट से डीएम में लड़की की मां को लड़की की तस्वीर भेजी गई, देख लीजिए, और धमकी दी गई कि कल साई नदी में मिल जाएगी, तुम्हारी बेटी मेरे पास है, बचा सकती हो तो बचा के दिखाओ। यहां पर मैं आज बताना चाहता हूं कि ऐसी खबरें शांति से क्यों गायब कर दी जाती हैं। सोशल मीडिया पर आप हैं, जाहिर सी बात है आप चलाते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, खासकर इंस्टाग्राम। तो अगर आप ध्यान से देखें, मैं जूम कर रहा हूं, मेरे एडिटर ने कोशिश करी है कि जूम करके प्रोफाइल पिक्चर दिखाई जाए आपको। शिव शंभू अपना त्रिशूल लेकर खड़े हैं। जाहिर सी बात है इसकी आईडी पे जय श्री राम जरूर लिखा होगा, बायो में भगवामय बातें लिखी होंगी। अब आप सोचिए ये कौन सा इंसान होगा जिसने हिंदू ही बेटी को किडनैप किया। दोस्तों, ये तो उत्तर प्रदेश रायबरेली पुलिस का कमाल था कि तुरंत जांच पड़ताल की गई और पुलिस ने हिरासत में साहिल मौर्य और विकास कुमार को पकड़ लिया। साहिल मौर्य और विकास कुमार, ये 2 लोग हैं। मैं बड़ी चीज समझाना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान के, पूरे भारतीय समुदाय के लड़कों और लड़कियों को और परिवार वालों को, ऐसे लोगों से अपने लोगों को बचाएं, बच्चों को बचाएं जिनके साथ सोशल मीडिया पर आपकी बेटियां कनेक्ट हैं। यहां तक तिलक लगाकर हिंदू नाम से होते हैं और भगवान की डीपी लगाते हैं या मोदी की डीपी लगाते हैं और बायो के अंदर उनका पूरा एकदम यानी हिंदूमय होता है, लेकिन वो सबसे बड़े क्रिमिनल होते हैं। आज खुद हिंदू क्रिएटर्स बताते हैं और बता रहे हैं कि भाई मेरी बीवी को गाली बक रहे हैं, लड़कियों को गाली बक रहे हैं। वो अकाउंट जिनके अकाउंट में जय श्री राम लिखा होता है, तो आज ये समुदाय एक्सपोज हो रहा है। अब पहली बात तो ये क्लियर हो गई, 2 हिंदू ही गिरफ्तार हुए जिसने वकील की नाबालिग बेटी को किडनैप किया था। अब सबसे बड़ा खुलासा दूसरा बता रहा हूं। पुलिस ने खुलासा किया है कि जिस लड़की को किडनैप किया, जिन 2 लड़कों ने, वो 1.5 साल से इन लड़की को जानते थे, पहचानते थे, दोनों संबंध में थे। यानी वो दोनों लड़के इस लड़की को 1.5 साल से जानते थे। अब लड़की उनकी गर्लफ्रेंड थी, लड़का उसका बॉयफ्रेंड, नहीं पता, लेकिन हिंदू बेटियों को आज हिंदू लड़कों से ही खतरा है। ये बात बहुत सीधी है, लेकिन समझने के बाद भी आज मीडिया के अंदर ये खबर नहीं है, क्योंकि इसमें हिंदू मुसलमान एंगल नहीं है। अब सोचिए उस लड़की के साथ ये क्या क्या कर सकते थे, लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस की ईमानदारी देखिए, ना एनकाउंटर हुआ, और योगी सरकार की ईमानदारी देखिए, ना बिल्डोजर चला, और गोदड़ी मीडिया की असलियत देखिए कि ना इन भांडगिरियों ने मीडिया में एक खबर चलाई, क्योंकि ये आतंकवादी हिंदू समुदाय से थे। ये हमारी देश की नाबालिग बेटी को किडनैप करने वाले हिंदू समुदाय से थे। डीपी पर शिव शंभू लगे थे। सर, एक लड़की बरामद हुई, क्या था मामला? देखिए, थाना भदौकर में आज दोपहर में एक लड़की की सूचना मिली कि वो घर से अचानक से गायब हो गई। उसके पिता अधिवक्ता हैं
तो काफ़ी अधिवक्तागण थाने पर आए और उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है और जो अपहरण करता है उसने एक गंभीर मैसेज इनके इंस्टाग्राम पर मैसेज किया है, जिसमें लड़की को कुर्सी से बंधा हुआ दिखाते हुए और मैसेज ये किया है कि आपकी लड़की को मार के साई नदी में फेंक दिया जाएगा। इस तरीके का मैसेज किया तो काफ़ी गंभीर हो गई थी घटना और इसमें जिले के सभी अधिवक्तागण काफ़ी एजिटेटेड थे। इसमें मुकदमा तत्काल धारा 140 BNS के अंतर्गत दर्ज किया गया और CO सिटी की नेतृत्व में पूरी टीम लगी। इसमें SOG प्रभारी, सर्विलांस प्रभारी और थाना भदौकर के थाना सभी लोग। आज जितने भी हिंदू संगठन और हिंदूवादी लोग हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, ये स्कैम कर रहे हैं। जो गाय माता को बचाने की बात करते हैं वो गाय माता को खुद ही कटवा रहे हैं। जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं वो महिलाओं के साथ, महिलाओं के खिलाफ अपराध खुद कर रहे हैं। अब इस नौजवान को देखिए, ये गौ रक्षा दल का था हजरात, इसने अपनी अम्मा ही बेच दी। इसलिए मुसलमान किसी जानवर को अपनी मां नहीं बताता। पुलिस ने एक संघ परिवार ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, उदुपी नल्लौर के इलाके से, केरला से। इसका नाम है शिव प्रसाद, 28 साल इसकी उम्र। 22 नवंबर को करकला रूरल पुलिस स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है इसे। यह विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ काम करता था। इस पर इल्जाम यह है, खुलासा यह हुआ है कि इसने, जो गौ रक्षा दल का सेवक था, इसने ही गाय माता को एक बूचड़ खाने के व्यक्ति को काटने के लिए बेच दिया था। गाय कौन है? गाय एक समुदाय की मां है, जिस समुदाय से यह आदमी आता है। तो आज आप क्या देख रहे हैं कि अपनी मां को ही बेच कर खा जाने वाला मुसलमान नहीं हिंदू है। प्रोपेगेंडा क्या चलाते हैं कि मुसलमान ऐसे हैं। तुम कैसे हो, पहले अपनी औकात चेक करो, जो तुम्हारी औकात है ही नहीं। उधर भाई देश में सांप्रदायिकता फैलाने वाले, नरसंहार की तैयारी करने वाले कौन है? इल्जाम मुसलमानों पर फर्जी, असलियत में खुले में ये हथियार बेच रहे हैं। हजरात, हिंदू संगठन का व्यक्ति बाबा 2-2 हजार रुपये में 2 से 3 किलो की खतरनाक तलवार सीधा आपके घर भेज रहा है। होम डिलीवरी करवाई जा रही है और एडवर्टाइज भी सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। सवाल यह है कि कहां है पुलिस? सवाल यह है कहां है अजीत डोभाल? सिर्फ एक फिल्म उन पर धुरंधर फर्जी फिल्म बना दी गई तो अजीत डोभाल उसमें खुश हो गए क्या? कहां है हमारी देश की रक्षा करने वाली NIA? कहां है हमारी खुफिया एजेंसी? कहां है हमारा कोर्ट? कहां है हमारे अधिकारी? आप देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शम्स इब्राज, हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब पूरे देश के में सभी सनातनी हिंदू ये तलवार प्राप्त करें। 1 किलो की तलवार है, ये 3 फुट के लगभग की तलवार है और हिंदू सेना की लाइसेंसी ये तलवार है। आपके घर ये 1500 रुपए में और 2000 रुपए में आपके घर पहुंच जाती है। बस आपको एक फोन करना है और फोन करते ही तत्काल आपके पास फोन आएगा, आपसे एड्रेस लिया जाएगा, आपके घर ये तलवार पहुंच जाएगी। नंबर है 9540460604। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। जी हाँ, 2-2 हजार रुपए में ये हथियार बेच रहे हैं। मुसलमानों को ये तमाम चीजें देखकर संभलना चाहिए कि अब जब सरकार आपके खिलाफ हो रहे इस कदम पर खामोश है तो आपको अपनी जान कैसे बचानी है। देश में हिंदू संगठन दंगा फैलाने की खुले में कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार खामोश है क्योंकि सरकार यही शायद चाह रही है। ये एक बड़ी बात है। आपको मैं बरेली का एक वीडियो दिखा रहा हूं। बरेली के मुसलमानों, देखो तुम्हारी नाक के नीचे क्या किया और सरकार ये देखकर खामोश। भाई, हिंदू संगठन एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ हथियार बांटे जा रहे हैं हिंदुओं को, ठीक, दूसरी तरफ यही हिंदू संगठन मुसलमानों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। तो ये क्या है, लिंक कीजिए। एक तरफ फ्रेम में आप देखिए हथियार बांटे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, खुले में मुसलमानों के खिलाफ हथियार बेचे जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखिए बरेली उत्तर प्रदेश में गौरक्षक ऋषभ ठाकुर ने सार्वजनिक शौचालय पर बाबर शौचालय और दूसरी तरफ मौलाना अरशद मदनी की तस्वीर
पैखाने पर, शौचालय पर लगाया है और वीडियो बनाया। हजरात, अरशद मदनी के हिंदुस्तान में कितने चाहने वाले हैं। अरशद, मौलाना अरशद मदनी हमारी आंखों के तारे हैं। हमारे उलमा के साथ अगर ये किया जा रहा है तो मुसलमान मरा हुआ क्यों है? मुसलमान में कोई ऐसा पैसा बहुत दिया है परवरदिगार ने मुसलमान को? मुझे एक मुसलमान दिखा दीजिए अपने सीने पे हाथ रख के, कौन मुसलमान आगे आ गया हो जो हर साल हज करने जा रहा है, पूरे खानदान को लेके जा रहा है, अल्लाह उसे और तौफीक दे। लेकिन उसके पास इतनी तौफीक नहीं कि 4 लोगों के साथ मिलकर कहे कि भाई हम पैसा खर्च करेंगे, संविधान का इस्तेमाल करेंगे, हम अपने उलमा, अपने दीन की इस्मत को बचाएंगे। हम कब तक सहेंगे? हम कब तक चुप रहेंगे? ये दर्द मेरा जो सीने से फट रहा है ना, ये इसलिए नहीं कि वो ये कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि हमारे बुजुर्ग खामोश हैं। क्या हमारे अंदर इतनी गैरत नहीं है कि हमारे उलमा को, हमारे पैगंबर इस्लाम को, हमारे दीन को गालियां बकी जाती हैं? अब हमारे उलमाओं की तस्वीरों को शौचालय पर चिपकाया जा रहा है और हमें उकसाया जा रहा है, और हमने फिर भी दामन अपने संविधान का पकड़ा हुआ। क्या हम में कोई ऐसा इंसान सामने नहीं आ सकता जो कहे कि भाई ये जो हद पार कर दी गई है, हम केस लड़ेंगे, हम बेहतर वकील लेके आएंगे, हमारी अंजुमन, हमारी कमेटी, हमारे लोग, अब हम संगठित होकर इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम कितने बेगैरत हो चुके हैं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अरशद मदनी, अरे उस बुजुर्ग ने तो तलवार की धार पर खड़े होकर हमेशा हक बयान किया। क्या हमने उनकी बात पर अमल किया? क्या हम उनके साथ खड़े हैं, या सिर्फ 2 लाइन कमेंट पर लिखकर सोचेंगे हम कि ओ हम तो अरशद मदनी के साथ? बरेली की पुलिस ने जब ये वीडियो ट्विटर पर वायरल हुआ तो बस फॉर्मेलिटी के लिए बता दिया कि हमने जो है आगे कार्रवाई करने के लिए प्रकरण में संबंधित को जांच कर कार्रवाई हेतु निर्देश दे दिया है। बरेली पुलिस से यह हाथ जोड़कर हमारा निवेदन है कि मुसलमान को भड़काने और मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। हम इससे ज्यादा आपसे और क्या ही मांग रहे हैं, और क्या मांग सकते हैं? उम्मीद है कि बरेली पुलिस जल्द इनकी फोटो और वीडियो भी जारी करेगी जब ये जेल के अंदर, और उम्मीद यह है कि ये बाहर ना आए। यह सुनिश्चित करना तो हमारे अपने वकीलों का काम है, लेकिन हमारे बुजुर्ग खामोश हैं। देख रहे हैं ना, एक तरफ हमारे खिलाफ हथियार बेचे जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये लगातार भड़का रहे हैं। फिर वो जानवर फिर से सामने आया है, अभिषेक ठाकुर, जो मुसलमानों को सीधा भड़का रहा है, लेकिन इसके खिलाफ जब आवाज मुसलमान उठाता है तो क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल आवाज उठाने वालों के घर पहुंच जाती, बाप को गिरफ्तार करती है, पुलिस धमकियां देती है उसको जो मांग करता है कि इन्हें गिरफ्तार करो। ये हम कौन से मुल्क में रह रहे हैं भाई? हजरात, छेड़ वो रहे हैं, छाड़ वो रहे हैं, मार वो रहे हैं, गरिया वो रहे हैं, लेकिन ये जानवर कैमरे के आगे आके फिर क्या बोल रहा है? और अगर हमें छेड़छाड़ करने का, चिढ़ाने का काम करोगे तो 60 के 60 हजार मंदिर लेंगे। हर मस्जिद में शिवलिंग निकलेगा, ध्यान रख लेना कहाँ जाओगे फिर। और अगर हमें छेड़छाड़ करने का, चिढ़ाने का काम करोगे तो 60 के 60 हजार मंदिर लेंगे। हर मस्जिद में शिवलिंग निकलेगा, ध्यान रख लेना कहाँ जाओगे फिर। अभी तक सोचिए, हमारे पास कोई ऐसा वकील नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा मजबूत इंसान नहीं है। भाई हम क्यों देखें MIM को ही सिर्फ? क्या ये फर्ज सिर्फ MIM का ही है कि भाई वो मदद के लिए आए, ओवैसी मदद के लिए आए, और वो क्या ये हमारा दीनी फरीजा नहीं है? क्या पूरे बंबई में कोई मुसलमान नहीं है? क्या कोई महाराष्ट्र में कोई दीन वाला नहीं है? क्या दिल्ली में, क्या हरियाणा में, क्या पंजाब में, क्या उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान के सीने में कौम की हमदर्दी नहीं है कि भाई संवैधानिक तरीके से कार्रवाई करें, पूरा प्लान तैयार किया जाए,
वकीलों की मदद ली जाए, एफआईआर दर्ज की जाए, एफआईआर दर्ज न हो तो कोर्ट जाया जाए इन ऐसे लोगों के खिलाफ जो रोज मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मेरा क्या है, मैं बोलते मर जाऊंगा, आप सुनते सुनते मर जाइएगा अगर आपका नंबर नहीं आया तो। ये चलता रहेगा। हजरात, कानून हमारे साथ कैसा है ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। ये लड़का आपको याद है, मतलब कहानी समझिए। कहानी ये है कि बहराइच में हिंसा कोर्ट के मामले पर फैसला सुनाया गया कि मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी की सजा सुना दी गई। इसके अलावा अब्दुल हमीद, मारूफ अली, जीशान, जावेद, सैफ, तालिब, फहीम, नकऊ को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा मूर्ति विसर्जन की यात्रा के दौरान हिंसा हुई। इसमें राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई। गोली चली और राम गोपाल, लेकिन राम गोपाल वाली जो भीड़ थी उस भीड़ से कोर्ट ने सवाल नहीं किया कि जब तुम्हारी रैली निकल रही थी तो मुसलमान के छज्जे पर तुम गए क्यों, मुसलमान को गरियाया क्यों, मुसलमान के छज्जे पर तुमने झंडा लहराया क्यों भगवान। यह कोर्ट ने नहीं पूछा। लेकिन तस्वीर देख लीजिए, गिरफ्तार कर लिया गया है, फांसी की सजा सरफराज को सुना दी गई है और दर्जनों को उम्र कैद की भी सजा सुना दी गई है। पुलिस ले गई पकड़ के। सड़ते रहेंगे जेल में, कौम भूल जाएगी। कल फिर ये हिंदू समुदाय के लोग हमारे मुसलमान इलाके में आएंगे, हमारे घरों के सामने। जब वो हमारे घर में घुसेंगे तो हमारी बहन बेटियों को उनके सामने पेश कर देना है। क्या रह रहे ऐसे कैसे, आइए आइए आइए, हमारी ये बहन है, ये माँ है मेरी, और ये मेरी बहनों की बच्चियां हैं, ये मेरे जीजा जी हैं, ये उनकी बीवी हैं, ये मेरी भाभी हैं। जो करना है कर लो। और देखो ये रहा सीढ़ी का रास्ता, ऊपर जाओ, छज्जे पे भगवा लहराओ। हम यही चाहते हैं, वो यही चाहते, और ये होगा। अब सवाल ये है कि इतना बढ़िया फैसला तुरंत आ गया एक समुदाय को खुश करने के लिए। सवाल ये बताए मुझे कोर्ट कि ये जो आरपीएफ का जवान है जिसने एक नहीं, यहाँ तो राम गोपाल अकेला मारा था ना, फांसी सजा सुना दी। ये जो आरपीएफ का जवान था चेतन सिंह, इसको फांसी की सजा क्यों नहीं सुना रही है कोर्ट? ये संविधान के साथ दोगलापन क्यों किया जा रहा है? मुसलमानों के साथ धोखा नहीं तो ये क्या है? जिसने तीन लोगों की जान ली, कोर्ट क्यों परेशान है? मुसलमानों पर ज्यादती क्यों कर रहा है? इसको फांसी की सजा क्यों नहीं सुनाई गई है अभी तक? सरफराज को फांसी सुनाई। अब आप मजे की बात देखिए, उस दौरान हिंदू समुदाय ने झूठ ये फैलाया था कि जो राम गोपाल था उस बेचारे को मुसलमानों ने घसीटा, नाखून उखाड़े, करंट लगाया, तलवार से मारा। लेकिन ये रहा आपके सामने बहराइच पुलिस की उस वक्त की अपील कि 2024 10वां महीना 13 तारीख को कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया पे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना, नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम से मृत्यु का कारण गोली लगने से होना पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी की मृत्यु नहीं हुई है। अंततः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान न दें व भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित न करें। ठीक, लेकिन जब सरफराज को आज फांसी की सजा सुनाई है तो कोर्ट ने यह भी माना है कि उसके पैरों को इस तरह से जलाया गया कि नाखून बाहर निकाल दिए गए। मतलब पुलिस ने राम गोपाल मिश्रा की हत्या में जिस थ्योरी को झूठ बताया, कोर्ट ने अपने फांसी के फैसले में सरफराज के खिलाफ उस झूठी थ्योरी को शामिल किया। यह है न्याय हमारे लिए। लेकिन आरपीएफ का जवान ना अभी तक लटकाया गया, ना उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ऐसे ही वर्दी पहनने वाला मुसलमानों के खिलाफ आतंकवादी मदन गोपाल तिवारी, जिसने 14 साल के बच्चे की कनपट्टी पर दिल्ली में बारात में नकली बेचारा पैसा लूट रहा था, सर पर गोली सटाकर मार दी। कोर्ट उसे फांसी की सजा
नहीं दे पा रहा है। आप समझ रहे, सीआईएसएफ का जो है वो हिंदू है, ऊपर से तिवारी है। सरफराज को फांसी हो गई है, लेकिन 14 साल के नाबालिग बच्चे के कनपट्टी पर माउजर लगाकर गोली मारकर मौज काट रहा है वो। अभी सजा नहीं सुना पा रहे हैं जज साहब। कब होगी सजा? सरफराज को हो गई है लेकिन फांसी। ऐसे ही बुलंदशहर में बूढ़ी मां के एक जवान मुसलमान लड़के फेरी वाले को हिंदुओं ने, जिसका एक का नाम भारत है, दूसरे का नाम राजेंद्र वर्मा है, फेरी वाले को कत्ल कर दिया। बूढ़ी मां तड़प तड़प कर अभी तक बेहोश हो रही है। न्यायपालिका उन्हें फांसी की सजा राजेंद्र वर्मा और भारत को नहीं दे पा रही। कितने ऐसे मामले सुनाए जाए भाई? प्रशासन मुसलमानों के खिलाफ ईमानदार नहीं है। एक और मामला आया है, सुनो आप। मुजफ्फरनगर में सुबह सुबह पुलिस की वर्दी में गुंडे पहुंचते हैं तो वो पुलिस वाले, लेकिन अंदर क्योंकि भगवादारी गुंडा है, पहुंचा, मस्जिद के मुअज्जिन को बुलाया, उससे बदतमीजी की। मस्जिद के मुअज्जिन से कहा कि भाई यह अजान कैसे हो रही है? उसने कहा अजान की परमिशन है, 4 माइक पहले थे हटवा दिए गए हैं, 1 माइक की परमिशन है। कहा परमिशन कहाँ है? कहा ये लगी हुई परमिशन, ला दे परमिशन। परमिशन दी मुअज्जिन साहब ने। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का यही है कैरेक्टर। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के उस अधिकारी ने पहले तो फाड़ के फेंक दिया और परमिशन को कहा कि बत्ती बना के दूंगा। बदतमीजी की, धार्मिक भावनाएं आहत की, गाली गलौज की। मुअज्जिन साहब का कहना यह है कि मुझे मारा पीटा गया। सीसीटीवी फुटेज भी रिलीज कर दिया गया है, देख लीजिए ध्यान से आंख खोलकर। ये देखिए किस तरह से वहां पर गुंडों की तरह, जब पूरे इलाके में अंधेरा है, शांति है, चुपके से चोरों और मवालियों की तरह पुलिस मस्जिद के बाहर, स्पेशली मस्जिद के बाहर जाती है। मस्जिद के बाहर जाने के बाद मुअज्जिन से बदतमीजी करती है। कुछ सेकंड के बाद इस फ्रेम से बाहर मुअज्जिन साहब को धक्का मारते हुए पुलिस वाला, उत्तर प्रदेश पुलिस वाला लेकर जा रहा है। यह सीसीटीवी फुटेज वायरल है और अब मुअज्जिन का बयान सुनिए। अजान पढ़ के यहाँ गेट में, अजान पढ़ के मैं यहाँ से 2 लड़के पहले ही खड़े थे पुलिस वाले, तो उन्होंने कहा अजान नहीं हो गया। मैं कहा अजान तो होने वाली है अभी। तो मैंने अजान पढ़ दी जाके। तो मैं जैसे अजान पढ़ के यहाँ गल्ला रख रहा था, तो आते ही उसने पता नहीं, उन्होंने पुलिस वालों ने उन्होंने फोन करके यहाँ बुलाया। तो जब भी 3-4 और आलिया दरोगा आ लिया, तो यहाँ के अल्लाह अजान की परमिशन किसने दी? मगर अजान से पहले से हो रही, पहले माइक पे हमारे होते और माइक लगे थे, हमने उतार ली उनके कहने से ही। फिर 1 माइक की इजाजत दी थी और परमिशन भी हमारे एक पे ही है। तो उन्होंने कहा परमिशन कहा, मगर ये लग रही, तो उन्होंने परमिशन उखाड़ के फेंक दी। तो कह रहे थे पिछवाड़े में घुसा दूंगा तो परमिशन को भी तुम्हारी। अच्छा, आपको ये कहा कि आपकी परमिशन को आपके पिछवाड़े में घुसा दूंगा? जी जी, उन्होंने दुआन ने। और वहां से जाकर थाने में मुझे सुबह ही उन्होंने जाकर, जब ये हमारे साथ अंदर गए नमाज के बाद, तो वहां से उनसे पहले कह रहा कि अल्लाह का अगर अजान पढ़ दियो तो पाकिस्तान भेजाओ, तुम यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। दरोगा ने कही ये बात उसने, जिसने मेरे बजाय आया। ये हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस का हाल है। वर्दी गलत नहीं है, वर्दी के अंदर जो इंसान है ना दोस्तों, वो मुसलमानों से इतनी नफरत करता है। अब तो भाई सीआईएसएफ का जवान मुसलमान बच्चे को गोली मार देता है कनपट्टी पे बंदूक रख के। आरपीएफ का जवान, रेलवे का जवान मुसलमान को पहचान के ट्रेन के अंदर गोली मार देता है। हिंदू समुदाय मुसलमान गरीब फेरी वालों को मॉब लिंच करके मार रहे हैं, लेकिन उनको फांसी नहीं होगी। फांसी उनको होगी जो मुसलमान है। सरफराज को फांसी हो गई, बात खत्म। दिस इज न्यू इंडिया, मोदी इज न्यू इंडिया। गलती उनकी नहीं है, हम बेगैरत हैं भाई। बताइए, जो हमारी महफिलों में आप गरीबान क्यों नहीं पकड़ते? हमारे महफिलों में अजी हम तो यूं कर देते हैं, हमने यूं कर दिया। मैं जो गली में हमारे मुसलमान कौम के जो नेता बनते हैं, उनसे पूछो अजी नेताजी इस वाले मामले में कुछ कर सकते हो तुम? नेता की हवा निकल जाएगी। गली में जो बदमाश बनता फिरता है ना मुसलमान नामी, उससे कहो भाई इसमें क्या कर सकते हो तुम? फट के 4 हो जाइए, इस मामले में नहीं पड़ते हम। नहीं, ये औकात है हमारी। कोई भी आ रहा है हमको मार के जा रहा है, कोई भी आ रहा है दीन को गाली बक रहा है, कोई भी आ रहा है
हमें भड़का रहा है, हमारे खिलाफ हथियार बेच रहा है। हमें मुसलमानों को क्या करना है? क्या करना है? रात को नहारी खानी है, दोपहर में बिरयानी खानी है, रात को 3 बजे तक जागना है, दोपहर 12 बजे तक सोना है। मुसलमानों को आप देखो क्या जिंदगी हम जी रहे हैं। सबसे गंदगी हमारे इलाके में, हमारे घर की औरतें चौथी मंजिल से, तीसरी मंजिल से चौथी मंजिल, रात को 1 बजे गंदा गंदा कूड़ा इकट्ठा करके बीच सड़क पे चुपके से फेंक देंगी गली में। हिंदू इलाके में जाइए आप, किसी की हिम्मत नहीं होती, सारे हिंदू रह रहे हैं, कोई बीच सड़क पे कूड़ा नहीं फेंकता। आप जाइए, मैं किसी इलाके का नाम नहीं लूंगा, आप फर्क देखिएगा। हिंदू इलाके में आप जाइए, सुबह 4 बजे 5 बजे हिंदू महिलाएं अपने घर की, भाई चौखट से लेकर जिनके उनके घर के आगे आता है एरिया, भाई वो बाल्टी ठंड में भी धो रही होती हैं। जब हम सो के उठते हैं तो उनका आधा दिन निकल चुका होता है, आधा दिन काम कर चुके होते हैं वो। हमें ना फज्र पढ़नी है, और अगर फज्र पढ़ने भी गए तो एहसान कर दिया हमने अपने घर वालों पे और अल्लाह पे एहसान कर दिया, नाउजुबिल्लाह, और वापस आके सो जाएंगे। और ऑफिस जा रहा है अगर कोई मुसलमान तो अपने माँ बाप पे एहसान कर रहा है, भाई ऐसा हमने पता नहीं क्या कर दिया। चौथी मंजिल से हम कूड़ा फेंक रहे हैं नीचे चुपके से। सुबह कूड़े की गाड़ी आ रही है तो मुसलमान घरों में सो रहा है और घरों के बाहर कोनों में कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। फिर कहते हैं जी हमारी गली गंदी है, गवर्नमेंट साफ नहीं करवा रही। अबे गवर्नमेंट रोज साफ कर रही है, जब गाड़ी आती है सालो तुम सो रहे होते हो। जी हिंदू इलाकों में सफाई करते हैं, हमारा क्यों नहीं? भाई वो करते हैं, वो कूड़े वाला नहीं है, कूड़े वाले हम हैं, हम कूड़ा फैलाते हैं। हमारे यहां पाकीज़गी ना, नजासत हां, हमारे यहां सफाई ना, गंदगी हां। हमारे घर की औरतें भाई साहब 2 बजे दोपहर में सो के उठ रही हैं, रात को 12, 1, 2 बजे तक चल रहे हैं, सीरियल चल रहे हैं, फालतू की चीजें चल रही है। मैं बोलना नहीं चाहता हूं। ये है हम, ये है हमारी जिंदगी, ये हम है मुसलमान। सुधर जाइए, अपने घर से शुरुआत करनी पड़ती है। इस रिपोर्ट को शेयर करना चाहे तो करिएगा, अपनी राय लिखना चाहे तो लिखिएगा, वरना बिरयानी खा के सो जाइएगा। वस्सलाम।